हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे माइक्रो बीड्स, हिमालयन नेटल, मीथेन हाइड्रेट। साथ के साथ हम मीथेन के बारे में भी बात करेंगे। क्रॉप या फिर बायोमास रेजिड्यू क्या होता है, अगर इसको बर्न करते हैं तो कौन सी गैसेज रिलीज होती हैं। वेटलैंड रूल्स क्या हैं 2010 में जो बनाए गए थे, बाद में इनको 2017 में रिवाइज किया गया था। ये सभी क्वेश्चंस प्रीलिम्स 2019 में पूछे गए थे। अगर आप इन सारे कंसेप्ट्स को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते, इस वीडियो में एक सिंपल वे में आप सारी चीज़ों को सीख पाएंगे और साथ के साथ एंजॉय कर पाएंगे। इन एडिशन टू दिस, आप अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, जो आपकी मदद करेगा किसी भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टैकल करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में, कि आप ये जान पाएंगे ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है, जिससे आप उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। इन एडिशन टू दिस, कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो यूपीएससी हर साल PYQ के बेसिस पे हर सब्जेक्ट एरिया से फ्रेम करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एंड फाइनली आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे, और अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। Number one, why there is a great concern about the microbeads that are released in the environment. Microbeads जिनको सूक्ष्म मणिकाओं सूक्ष्म मणिकाओं का जो एनवायरनमेंट में रिलीज होता है, वो एक चिंता का विषय क्यों है। They are considered harmful to marine ecosystems. They are considered to cause skin cancer in children. They are small enough to be absorbed by crop plants in irrigated fields. D. They are often found to be used as food adulterants. तो इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, स्टेटमेंट्स को समझने का प्रयास कीजिए, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका यूज़ करते हुए एटलीस्ट लॉजिकल गैस करके कुछ ना कुछ तो आप आंसर इसका मार्क कीजिए। देन मूव टुवर्ड्स एनालिसिस पार्ट। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर मरीन इकोसिस्टम्स। ये क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं। दीज आर टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स जिनका साइज आमतौर पर 1 या 5 मिलीमीटर से कम होता है। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। जैसे आप फेस वॉश वगैरह लाते हैं, टूथपेस्ट में भी, बॉडी वॉश में, उसमें छोटे छोटे आप इस इमेज में देख सकते हैं इस टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो बीड्स। ये टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं सफाई के लिए, पॉलिशिंग के लिए। क्या कारण है कि भाई ये वाटर पोल्यूशन करते हैं या फिर मरीन पोल्यूशन करते हैं, उनके लिए थ्रेट है। दीज पार्टिकल्स कोज वाटर पोल्यूशन बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। अगर आप कोई पानी है उसको फिल्टर भी करेंगे तो भी ये उसमें से निकल जाते हैं। और जब ये मतलब कोई रिवर है, लेक है, उसमें मतलब बह जाते हैं, देन दे आर इंजेस्टेड बाय द मरीन लाइफ, और ये फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ह्यूमन लाइफ है, दोनों के लिए एक थ्रेट का काम करते हैं, रिस्क पोज करते हैं। किन चीज़ों से ये बने रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इनके। ये मोस्टली पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन और नायलॉन वगैरह से बने हुए होते हैं। कई कंट्रीज में इनको बैन भी कर दिया गया है, का कोई भी प्रोडक्शन यूज बैंड है, इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट इज, रिसेंटली देर वाज ए ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री about the importance of Himalayan metal because it is found to be a sustainable source of। कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस मानी गई है हिमालयन मेटल की, जिसको हिमालयी बिच्छू बटी बोलते हैं, बूटी।
ए एंटी मलेरियल ड्रग, बी बायोडीजल, सी पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, डी टेक्सटाइल फाइबर। किस चीज़ की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस मानी गई है, ये किस चीज़ का एक सस्टेनेबल सोर्स है? करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी, यानी टेक्सटाइल फाइबर के कंटेक्स्ट में ये बेहद इम्पोर्टेंट है, उसका अच्छा रिलायबल सोर्स के तौर पे काम करता है। क्या है ये? इसको नीलगिरी नेटल भी बोलते हैं। ये एक प्लांट की स्पीसीज है। कहाँ पे पाया जाता है? मोस्टली ये इंडिया में भी जो हिमालयन पार्ट्स हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, देन नेपाल और चाइना, इस एरिया में ये पाया जाता है। ये 1200 से 3000 मीटर की जो एलिवेशन है उस पे नेचुरली ग्रो करता है। इसमें बेस्ट फाइबर है, BAST, इट इज़ नॉट बेस्ट, इट इज़ बास्ट फाइबर। इसका जो स्टेम होता है उसमें बास्ट फाइबर पाई जाती है, जिसकी एक यूनिक क्वालिटी है किस चीज़ की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, स्मूथ होता है और लाइट होता है। उस वजह से इसको यूज़ किया जाता है हाई क्वालिटी टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने में, यार्न, रोप्स वगैरह, रस्सियाँ वगैरह बनाने में। इमेज में आप देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक दिस, जो इसका प्लांट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं टेक्सटाइल में इसी का यूज़ करते हुए मतलब प्रोसेसिंग चालू है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट के जो डिपॉजिट्स हैं उनके कंटेक्स्ट में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और ये पूछ रखा है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स, कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मीथेन गैस है इन डिपॉजिट से रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। सेकंड, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इन 2 जगह। थर्ड क्या है कि जो मीथेन है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज हो जाती है, किस चीज़ में? कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर 1 दशक 2 दशक तक, डिकेड और 2 तक अगर मीथेन एटमॉस्फेयर में रहती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाती है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट मीथेन हाइड्रेट के कंटेक्स्ट में ट्रू हैं, करेक्ट हैं। मीथेन हाइड्रेट क्या है ये जानने को देखेंगे, और मीथेन क्या है ये 2 चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे। मीथेन हाइड्रेट को मीथेन क्लेथरेट भी बोलते हैं, या फिर इसको मीथेन आइस या फायर आइस भी बोलते हैं। ये एक क्रिस्टलीन सॉलिड है जिसमें जो मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं या मीथेन गैस है वो पानी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ट्रैप्ड होती है, मतलब फंसी हुई होती है एक टाइप से, जैसे आइस के अंदर में मीथेन गैस फंसी हो, इस टाइप से एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। इमेज में आप देख सकते हैं, इट लुक्स लाइक दिस, कि एक पानी का क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है उसके अंदर मीथेन गैस फंसी हुई होती है। कैसे, ये किस सिचुएशन में ऐसा होता है? ऐसा जब होता है जब हाई प्रेशर कंडीशंस हों और लो टेम्परेचर की सिचुएशन हो, उसमें ये होता है जब हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर और मीथेन गैस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशंस। ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर पड़ता है फिर इस पे? आप देख सकते हैं कि पानी आइस के जैसे है, मतलब पानी का क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है। नेचुरल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वाटर है क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर में है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होगा तो इसके अंदर जो मीथेन फंसी हुई है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। एटमॉस्फेयर में वो रिलीज होगी तो फर्दर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करेगा, क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करेगा। इट विल लीड टू फर्दर क्लाइमेट। देन जो इसके नेचुरल डिपॉजिट्स हैं वो पोलर एरियाज में पाए जाते हैं और सी फ्लोर के नीचे पाए जाते हैं। इट हैज़ पोटेंशियल टू बिकम ए सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल। इस पे अभी रिसर्च चल रही है, इसका पोटेंशियल रियलाइज करने की एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि भी मीथेन क्या है।
मीथेन एक कलरलेस, ओडरलेस एंड हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। कहाँ पाई जाती है? नेचुरल डिपॉजिट्स, ये ग्राउंड के नीचे और सी फ्लोर के नीचे पाई जाती है। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इस गैस की? ये मतलब एक गैस की तरह एग्जिस्ट करती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। इसको लिक्विफाइड भी किया जा सकता है। हाईली इन्फ्लेमेबल है, यानी आग आसानी से पकड़ लेती है। देन इट इज़ ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस, जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती है। क्या यूज़ है इसका? इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल, बिकॉज ये प्राइमरी कंपोनेंट है किस चीज़ का? जो नेचुरल गैस है उसका। इसको कुकिंग में भी यूज करते हैं, हीटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में। इन एडिशन टू दिस इट इज़ ऑल्सो बायोगैस। मीथेन जब ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस होती है, यानी जब ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास का एनेरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, उस सिचुएशन में जो गैस प्रोड्यूस होती है, जो मीथेन प्रोड्यूस होती है, उसको बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिन्यूएबल फ्यूल फॉर व्हीकल्स इन सब में यूज़ होता है इजीली। देन मीथेन हाइड्रेट, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली। इसमें पोटेंशियल है फ्यूचर में एक रिलायबल सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स बनने का। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। 4 गैसेज दे रखी हैं और क्या पूछ रखा है? विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ व्हाट? क्रॉप और बायोमास रेजिड्यू, यानी क्रॉप या बायोमास रेजिड्यू अगर उसकी बर्निंग होती है, फसल या जैव मात्रा, तो क्या मतलब कौन सी गैसेज रिलीज होती हैं? 1 and 2 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली, 1, 2, 3 and 4। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी। यानी ये सभी गैसेज रिलीज होती है अगर क्रॉप या बायोमास रेजिड्यू बर्न होता है तो। क्या चीज़ सीखने की है यहाँ पे? यहाँ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्रॉप या बायोमास रेजिड्यू किस चीज़ को बोलते हैं। सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, मीथेन क्या है, ओजोन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ सीखनी चाहिए अगर हम PYQ का एनालिसिस कर रहे हैं तो। मीथेन के बारे में ऑलरेडी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में बात कर ली है, बाकी की बची हुई गैसेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्रॉप या बायोमास रेजिड्यू क्या है? जो लेफ्ट ओवर पार्ट है किसी भी प्लांट मटेरियल का। मान लीजिए किसी खेत में फसल को काट लिया गया, जो बाद में बाकी का बचा हुआ स्टेम्स वगैरह, लीव्स वगैरह बच जाते हैं, उसको क्रॉप रेजिड्यू बोलते हैं। ये फॉरेस्ट में भी हो सकता है या फिर क्रॉप्स का भी हो सकता है। फॉरेस्ट वाले को बायोमास रेजिड्यू बोलते हैं। देन प्राइमरीली जो गैसेज रिलीज होती हैं इसकी बर्निंग से, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मीथेन के बारे में बात हो चुकी है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये भी एक गैस है जो टेस्टलेस है, कलरलेस है, ऑडरलेस है। कहाँ से ये आती है? सोर्स क्या है इसका? इसका मेन सोर्स है इनकम्प्लीट कंबसन। किस चीज़ का इनकम्प्लीट कंबसन? जो कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स हैं, जैसे गैसोलीन वगैरह है, नेचुरल गैस, वुड वगैरह है। साथ ही साथ जो घरों से, व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से एमिशंस होते हैं, वहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इस गैस की? कि ये हाईली टॉक्सिक होती है, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। अगर आप इसको ज़्यादा अंदर ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो ये आपके जो ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन है उसके ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करती है। ये कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल है। ये इट इज़ लेस डेंस देन द एयर। इसका जो यूज़ है मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होता है। आफ्टर दैट ओजोन, दैट इज़ O3। ये भी एक पेल ब्लू गैस है। कहाँ मिलती है? 2 मेन सोर्स हैं इसके। एक तो ये अर्थ के जो अपर एटमॉस्फेयर है, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, वहाँ पे नेचुरली पाई जाती है। वहाँ इसका बेहद यूज़फुल काम है।
एक नेचर में नेचुरली ये वहाँ पाई जाती है और एक लेयर बना लेती है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं, और वो सन की जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उनको धरती पे आने से रोकती है, जिससे अर्थ पे जो लाइफ है वो प्रोटेक्टेड रहती है। देन इन एडिशन टू दिस ये ग्राउंड लेवल पे भी मिलती है आपको एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये ज़मीन पे या धरती के नज़दीक आपको देखने को मिलेगी। देन इन दैट सिचुएशन जो है इट इज़ वेरी हार्मफुल ह्यूमन हेल्थ के लिए, इकोलॉजी के लिए। ये एसिड रेन को भी कंट्रीब्यूट करती है, स्मोक फॉर्मेशन को भी कंट्रीब्यूट करती है। क्या प्रॉपर्टी है इसकी? हाईली रिएक्टिव है, ये टॉक्सिक है नेचर में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इट कैन रिएक्ट विद एंड ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या यूज़ है इसका? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इसको यूज़ करते हैं तो ये वाटर और एयर के प्योरीफिकेशन में काम आती है। आफ्टर दैट देर इज़ सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज़ SO2। ये भी एक गैस है जो कलरलेस है। कहाँ से निकलती है? एमिशंस फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, वोल्केनिक एरप्शंस, इन सभी सोर्सेज से निकलती है। क्या प्रॉपर्टी है इसकी? कि ये हाईली सोल्यूबल है किस चीज़ में? वाटर में। देन एसिडिक है नेचर में, इरिटेंट है किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, यानी जो ये मेन अटैक करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती है। इकोलॉजी के केस में ये एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है, डैमेज करती है बिल्डिंग के मटेरियल को, वेजिटेशन वगैरह को। जो मेन यूज़ है इसका फूड प्रिजर्वेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the Government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India। कि क्या बात हो रही है कि भैया अगर रामसर कन्वेंशन जो है उसके अंडर में ये मैंडेटरी है भारत सरकार के लिए, जो भी वेटलैंड इसके एरिया में है उनको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है। सेकंड क्या है? द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 were framed by the Government of India based on the recommendation of रामसर कन्वेंशन। कि भाई ये जो रूल थे रामसर कन्वेंशन ने इंडिया को रिकमेंड किया था तब ये फ्रेम किए गए थे। थर्ड क्या है कि जो ये रूल्स हैं दे ऑल्सो एनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन्स ऑफ द वेटलैंड्स एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। कि ये जो ड्रेनेज एरिया है और कैचमेंट एरिया है किसी वेटलैंड का, उसको भी मतलब इंक्लूड करते हैं। Which of the statements given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, 1, 2 and 3। Correct answer in this case is 3, यानी सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। फर्स्ट क्यों गलत है? कि ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि रामसर जो कन्वेंशन है इट इज़ वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग इन नेचर। कि ठीक है आप मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी प्रोविजंस आपके लिए नहीं होंगे। कुछ गाइडलाइंस होंगी जो आपको फॉलो करनी है, कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, जो वेटलैंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, कंजर्व कीजिए। सेकंड जो है, ये जो रूल्स हैं ये रामसर कन्वेंशन की रिकमेंडेशन पे नहीं बनाए गए थे, इंडिया ने अपने आप से ही ये रूल बनाए थे। थर्ड इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। रामसर कन्वेंशन के बारे में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 में बात हो चुकी है। यू कैन विजिट द लिंक गिवन इन आई बटन, यू कैन रीड देयर रामसर कन्वेंशन इन डिटेल। यहाँ हम बात करते हैं जो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स हैं, 2017 में इनको रिवाइज किया गया था, लेकिन ये ओरिजिनली लाए गए थे 2010 में। क्या हैं ये कुछ सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं। किसने बनाए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए। किस बात के लिए? ताकि जो वेटलैंड्स हैं अपने देश में उनको कंजर्व किया जा सके, मैनेज किया जा सके और साथ के साथ उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। क्या खास बात है इन रूल्स की, या फिर क्या प्रोविजंस हैं इनके अंदर? जो 2010 में रूल थे 2017 में रूल हैं, सिमिलर रूल्स हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट्स 2017 में की गई हैं
तो हम अपडेटेड रूल्स पे फोकस करेंगे कि जो वेटलैंड्स की डेफिनेशन है उसको और एक्सपेंड कर दिया गया। एक्सपेंड करने से मतलब ये है कि पहले जो नेचुरल एरियाज थे सिर्फ उनको ही वेटलैंड माना जाता था, जैसे मार्सेस वगैरह, स्वैम्प्स वगैरह, रिवर, लेक। लेकिन 2017 के जो रूल्स हैं उनमें मैन मेड वेटलैंड एरियाज़ को भी, जैसे रिजर्वोयर, सॉल्ट पैन्स, टैंक्स वगैरह को भी वेटलैंड की कैटेगरी में डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया। देन ये रूल्स बात करते हैं वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो आइडेंटिफाई करे और नोटिफाई करे वेटलैंड्स को कि भाई ये वेटलैंड एरिया हैं, इनको प्रोटेक्ट और कंजर्वेशन करना है। इसमें उनकी मैपिंग, वेटलैंड की जो एक्चुअल सिचुएशन है उसको असेस करना, सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया जाता है वेटलैंड एरिया में, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह, डंपिंग वेस्ट, रिक्लेमेशन, ताकि उनका जो इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं ये रूल्स की, भाई वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच से मतलब ये है कि सरकार साथ के साथ जो भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लोकल कम्युनिटी, बाकी जो भी इस फील्ड से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको साथ लेके काम किया जाए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। पेनल्टी भी ज़्यादा लगाई गई है पहले के कंपैरिजन में, ताकि इनका अच्छे से इन्फोर्समेंट किया जा सके। दैट इज़ ऑल इन दिस डिस्कशन। अगर आपको कुछ यूज़फुल लगा, सीखने को मिला, तो ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।